मित्रों, नाटक के इतिहास की हम बार बार बात करते हैं और फिर से हम बात करते हैं। आधुनिक युग की शुरुआत ही नाटक से होती है और जब हम नाटक की परंपरा में आगे बढ़ते हैं तो जयशंकर प्रसाद जैसे महत्वपूर्ण रचनाकार, जिनकी लेखनी का और जिनके लिखने का आयाम बहुत सारे हैं। कविमन इंसान थे और बनारस के रहने वाले थे। करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। इतिहास का व्यापक ज्ञान होने के कारण उनकी रचनाओं में, उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में पात्र इतिहास के झरोखे से वर्तमान के परिदृश्य पर प्रकट होते हैं और बहुत सारे सत्यों से हमें परिचित करवाते हैं। प्रसाद जी के बारे में गोपाल राय आलोचक क्या कहते हैं कि प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शौक या रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच को स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यावहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल न हो पाए। क्योंकि देखिए, ये उस समय देखिए कि हिंदी का नाटक का जो रंगमंच था इतना मजबूत नहीं था। बाद में समय के साथ मजबूत हुआ, चीज़ें पश्चिम से भी आई, पूर्व से भी आई, लेकिन वो जिस दौर में प्रसाद लिख रहे थे उस समय देखिए नाटक अलग होता है और रंगमंच अलग होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा आप। रंगमंच उसको बोलते हैं जहाँ नाटक किया जाता है और उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट ही अलग होता है। इसलिए नाटक के ऐसी विधा के कहा जाता है कि दो जन्म होते हैं। एक तो उसका लिखने, जब लेखक लिखता है तब एक वो नाटक है, और एक जब वो मंच पर जाता है तब। तो किस प्रकार से एक नाटक लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं तो किसी कहानी की तरह पढ़ते हैं, किसी कविता की तरह पढ़ते हैं, किसी उपन्यास की तरह पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो रंगमंच पर जाता है वह पूरी दुनिया साकार हो उठती है किसी फिल्म की तरह। तो वहाँ साउंड से लेकर कॉस्ट्यूम से लेकर के तमाम चीज़ें होती है। सब डायलॉग्स, अभिनय कैसे कर रहा है, बाकी तमाम चीज़ें कैसे, उसका इफेक्ट क्या है, तो उसका एक अलग ही विधान होता है। ऑडियंस को कितना पकड़ पा रहा है, क्या नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये जो रंगमंच, जिसको हम बार बार रंगमंच बोलते हैं, और रंगमंच की जो दुनिया है, जो थिएटर की दुनिया है, चाहे लोग थिएटर करें, चाहे शास्त्र का थिएटर करें, चाहे पश्चिम का करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले फारसी रंगमंच हुआ करता था जिसमें फूड था और तमाम चीज़ें थी। बाद में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपना एक अलग पूरा ट्रेडिशन शुरू किया। उस ज़माने में कलकत्ता से लेकर बड़े बड़े महानगर मुंबई में जहाँ अंग्रेज़ थे, उन्होंने बड़े बड़े नाटक करवाए, थिएटर करवाए, वो सब इंग्लिश में होते थे। तो बाद में जाकर के जब इंग्लिश और भारतीय परंपरा मिलकर के एक नया, जिसको कहते हैं ना कि आधुनिक नाटक का जन्म होता है, जिसमें बाद में मोहन राकेश और तमाम लोग आते हैं, तो एक नई परंपरा हमारे सामने आती है। इसलिए इस रंगमंच को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रंगमंच को समझ जाएंगे, जैसे दिल्ली में बाद में भारत सरकार ने NSD शुरू किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर पुणे में इंस्टीट्यूट शुरू किया, और देश में ऐसे न जाने कितने संस्थान शुरू किए, कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर शुरू किए। बाद में हबीब तनवीर साहब से लेकर तमाम जो बड़े नाटककार थे वो लंदन जाकर सीख के आए, है ना। उस दौर में नेहरू जी के ज़माने में कई लोग जो हिंदुस्तान से वहाँ पढ़ने गए थे विदेश, लंदन, अमेरिका, खासतौर से लंदन ज़्यादा गए। तो लंदन में चाहे हिस्ट्री के लोग हो, चाहे चाहे कल्चर के लोग हो, चाहे बाकी अन्य वैज्ञानिक हो, तो ये सब लोग नई चीज़ें सीखने जब वहाँ जाते हैं और सीख के आते हैं तो उनमें ये सारी नाटक भी, ये कला भी थी उसमें। तो प्रसाद के साथ ये कह सकते हैं कि विडंबना थी या उनको इस प्रकार का मौका नहीं मिला। फिर भी इतिहास की उन धाराओं से वो लगातार परिचित करवाते हैं और इतिहास के माध्यम से हमें अतीत की उस महानता से भी परिचित करवाते हैं, उसके विचार क्या है उनको भी बताते हैं। विशाख की भूमिका में क्या स्वीकार किया कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रखंड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद कहते हैं कि मतलब इतिहास में जाने का मेरा अर्थ सिर्फ कहानियाँ सुनाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि मैं वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो वर्तमान को समझने में मदद करे, वर्तमान की परिभाषाओं को समझाए। प्रसाद जी के नाटकों का विषय बौद्ध काल, मौर्य काल और गुप्त काल है, आपको मालूम होना चाहिए। आधुनिक काल पे कोई नाटक नहीं लिखा उन्होंने, या मध्यकाल पे भी नहीं लिखा है। तो इसके पीछे जाहिर सी बात है, कारण भी यही है कि वो बार बार उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जो बौद्ध संस्कृति की बात करते हैं,
जब हिंदुस्तान में बहुत कल्चर बहुत रिच हुआ करता था, और बाद में जब युद्ध हुए, जो कुछ हुआ उसमें उस कल्चर को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। फिर बाद में इस्लाम आता है और फिर उसने अपने तरीके से चीज़ों को नष्ट किया, भ्रष्ट किया और सत्ता पर कब्जा किया। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रही। तो प्रसाद के नाटक कौन कौन से? विशाख जो 1921 में आता है, अजातशत्रु 22 में, कामना 1924 जो फिर 27 में आया, जन्मेजय का नाग यज्ञ 26, स्कंदगुप्त 28, एक घूंट 30, चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामिनी 33 में आता है। तो कहने का मतलब है कि सारे ये उस दौर की जो रचनाएं हैं इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और कैसे कलात्मक दृष्टि से इनके नाटक बहुत उत्कृष्ट है। अतीत के वर्तमान ध्रुव स्वामिनी के प्रसाद जी में नारी की समस्या को प्रस्तुत किया। तलाक, विवाह, मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को विस्तार से बताते हैं। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की भूमिका नाटक की कथा वस्तु के ऐतिहासिक स्रोतों से शुरू की है। तो बार बार उस इतिहास की तरफ जाते हैं कि वहाँ से कुछ नया लाया जाए, नया कुछ समझाया जाए। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं। उनमें भारतीय एवं पाश्चात्य कला का बहुत महत्वपूर्ण गुम्फन हुआ है। कथा वस्तु है, फिर देखिए उनके में गीत बहुत सारे हैं, समन्वय है, रस है, उद्धात नायक है, विदूषक है जो हंसी मजाक करता है। तो ये सारी चीज़ें अपने नाटकों में प्रस्तुत करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक को लिया जा सकता है। स्कंदगुप्त के मार्ग में वाली नारी विभिन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के उपरांत ही अंत में नायिका देवसेना एक कहकर अपने विवाह को ठुकरा देती कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त क्षमा मेरे इस जीवन के देवता है, मतलब चीज़ों को वो विवाह जैसी संस्था को ठुकरा रही है। रंगमंचिता अभिनेता की दृष्टि से भी प्रसाद जी के नाटक दोषपूर्ण ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इनके डायलॉग बहुत लंबे लंबे हैं और एक ऐतिहासिक नाटक होने के कारण उनको रंगमंच पर लेके आना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी प्रसाद किसी मामले में कमज़ोर नहीं है। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी भी नाटककार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए अपने अपने तरीके से। देखिए रचनाकार के पास इस प्रकार का स्कोप होता है, जो वो कहते हैं ना कि आदमी जब एक सीमा के बाद सेटिस्फाई हो जाता है ना, तो फिर नई चीज़ों की तरफ प्रवेश करता है। तो रचनाकार के साथ भी कि एक प्रकार का टेक्स्ट लिख लिया तो नया टेक्स्ट का प्रयोग करना चाहता है, नई चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहता है, नए विषयों की तरफ जाना चाहता है और नए नैरेटिव के साथ, एक नए कथानक के साथ पाठकों के पास आना चाहता है। तो ये भी इसलिए बार बार प्रयोग करते हैं। और ध्रुव स्वामिनी स्त्री की शक्ति, स्त्री की ताकत का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें स्त्री अपने स्वाभिमान और अपने आत्माभिमान की रक्षा पुरुष की उस दुर्बलता और उन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहती है। एक घूंट एकांकी करुणालय 12 को गीत नाट्य के अंतर्गत रखा। मतलब कि प्रसाद ने गीत नाट्य भी लिखा है, एक मतलब ऐसे नाटक जो गाकर प्रस्तुत किए जाए, जो गीतात्मक था और लय और ताल के साथ प्रस्तुत किया जाए। और नाटक एक ऐसी विधा है, रंगमंच एक ऐसी विधा है कि जहाँ पर सारी विधाएं लगभग मिल जाती है। गाना बजाना नाचना सब कुछ आ गया उसमें, अभिनय करना बोलना। तो सारी कलाएं अगर कहीं एक साथ अभिव्यक्त होती है तो रंगमंच पर ही होती है। और उसकी कम्युनिकेशन की पावर, उसकी इतनी पावरफुल नाटक जैसी विधा है कि आप किसी के भी साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप अनपढ़ से अनपढ़ और विद्वान से विद्वान से भी उस नाटक जैसी विधा रंगमंच से आप संवाद कर सकते हैं और उसको वहाँ तक ले जा सकते हैं। फिर उनके बाद में कौन कौन से नाटक आ रहे? हरिकृष्ण प्रेमी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, सेठ गोविंद दास है, गोविंद वल्लभ पंत है, उपेंद्र नाथ अश्क है, वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरीदास वाजपेयी है, वियोगी हरि है, चतुरसेन शास्त्री, पांडे शर्मा बच्चन है। तो ये बाद के नाटककार है जो प्रसाद के बाद आते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार है ये भी। रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजयपथ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विधा, आन का मान, ये सारे नाटक लिखे हैं। अमृतपुत्री, छायाबंधन। और ये भी इतिहास की बहुत सारी परंपराओं में जाते हैं, उन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। और आप इस बात को देखिए कि एक ये ऐसा दौर था कि जिसमें आदर्श की दुनिया बहुत ज़्यादा हावी थी। लेखक खुद प्रयोग कर रहा था, लेखक खुद समझने की कोशिश कर रहा था कि विधा को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। तो इसमें बहुत सारा आदर्शवाद है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे यार ये तो बहुत मतलब हल्की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं युग का प्रभाव है, जिसमें कि युग के प्रभाव के अनुसार रचनाकार लिखता है। 1945 में राजकुमारी कृष्णा देश हित के लिए विषपान कर लेती है। प्रेमी जी के नाटक राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, रंगमंच एवं अभिनेता की दृष्टि से सफल है। मतलब देश प्रेम की भावना, क्योंकि देश प्रेम उस दौर का एक बहुत बड़ा मूल्य था और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए, उससे निजात पाने के लिए भी
जिस प्रकार का संघर्ष, जिस प्रकार की चीज़ें ज़रूरी थी वो सब कुछ चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में ये सारे नाटककार उस चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद प्रसाद क्या, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। उनके नाटक है सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात। सन्यासी 1929 में विदेशी शासकों की छल कपटपूर्ण नीति, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलेट एक्ट के विषय वस्तु के रूप में अपनाया गया है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं, विशेषतर नारी समस्याओं को अपने नाटकों में बहुत महत्वपूर्ण आधार दिया। और सिंदूर की होली में क्या है, इसमें मिश्र जी विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसी वस्तुएं चुने हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्त्री स्वतंत्रता के लिए, स्त्री की आज़ादी के लिए भारतीय समाज में तरह तरह के आंदोलन हर युग में चलते रहे हैं। और कहीं न कहीं उस पेट्रियार्की, जिसके हम पितृसत्ता कहते हैं, उस पितृसत्ता को तोड़ने के लिए आपको याद होगा कि अम्बेडकर ने भी इस बात को बार बार रेखांकित किया है कि हम उस समाज की प्रगति का अंदाज़ा वहाँ की स्त्रियों की ज़िंदगी के उद्धार, उनकी ज़िंदगी की चेतना, उनकी सम्मान, आत्मसम्मान, उनकी शिक्षा से लगाएंगे। जो समाज स्त्रियों को बराबर का अधिकार देगा, हम समझेंगे कि वो समाज वाकई आगे बढ़ा हुआ है, उन्नति के रास्ते पर चल रहा है। जहाँ की स्त्रियाँ सिर्फ चोला चौका कर रही है, जिनको न खाने का पता है, न पहनने का पता है, जिन्हें न पढ़ने लिखने से का कोई समय मिलता है या पढ़ दिया जाता है, जो सिर्फ घर की चार दीवारी के बाहर नहीं जा, अंदर ही रहती है, उस समाज को हम प्रगतिशील समाज, आगे बढ़ा हुआ समाज नहीं कह सकते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष जहाँ बराबर होंगे, जहाँ उनको आगे बढ़ने का मौका होगा, हम उसी समाज को प्रोग्रेसिव समाज मानेंगे, आगे बढ़ा हुआ समाज मानेंगे। उसके बाद मिश्र जी कुछ ऐतिहासिक नाटक की भी रचना की। गरुड़ ध्वज 45, वत्सराज 50, दशाश्वमेध एवं वितस्ता की लहरें 1953 विशेष प्रसिद्ध हुए। मिश्र जी की नाट्य कला के क्षेत्र में अनेक मौलिक प्रयोग किए। उनके 3 नाटक 3 अंकों के दृश्य में विभाजित नहीं किया गया। तो ये एक मैंने कहा ना कि हर रचनाकार की अपनी खास विशेषता होती थी। इन्होंने भी इतिहास की तरफ भी गए, वर्तमान की तरफ भी गए, देशभक्ति की बात भी गई, स्त्री की समस्या को भी उठाया और बार बार जीवन के उस व्यापक क्षेत्र को उन्होंने चुना। और उस तरफ जब रचनाकार बढ़ता है और नए नए प्रयोग करता है तो वो सारी चीज़ें अपने आप महत्व की पाठकों के सामने आने लगती है। फिर सेठ गोविंद दास, ये आदर्शवादी, मैंने कहा ना कि आदर्श आइडियलिज्म एक ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस विचार था, जो कि बार बार रचनाकारों के जीवन में, प्रेमचंद के यहाँ भी था, तो बाकी रचनाकारों के यहाँ होने में कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि जीवन की वास्तविकता का एहसास आदमी को आदर्श के उखड़ने के बाद होता है। वो जीवन के यथार्थ से जब परिचित होता है तो उस कटु सत्य को जानता है कि जीवन इससे परे कितना है। तो सेठ गोविंद दास, प्रकाश, स्वतंत्र, सिद्धांत, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किस में, महत्व किसे, गरीबी अमीरी आदि इनके नाटक हैं। फिर ये रंगमंच के अनुकूल है। हर्ष, कुलीनता, शशिगुप्त, अशोक, शेषशाह, कर्तव्य, कर्ण आदि के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटक भी लिखे इन्होंने। तो ये इतिहास और वर्तमान, ये भी उसी यात्रा में जाते हैं। लेकिन देखिए, होता है कि इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, लेकिन इनको शायद इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। देखिए, प्रसिद्धि मिलना भी इत्तेफाक की बात है। हर समय में कोई न कोई बड़ा राइटर लिख रहा होता है, लेकिन हर किसी को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती जितनी प्रेमचंद को मिली, जितनी रेणु की मिली, जितनी गांधी को मिली, जितनी भगत सिंह को मिली। ऐसा थोड़ी था कि उस दौर में बाकी लोग नहीं लड़ रहे थे, लेकिन सबका अपना अपना योगदान होता है, सबकी ऐतिहासिक गतियाँ होती है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी होता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत ने क्या लिखा है, अंगूर की बेटी 35 में उनका नाटक था। शराब के दुर्गुणों की चर्चा इसमें करते हैं। उसके बाद सिंदूर की बिंदी नाटक परित्यक्ता नारी की समस्या का चित्रण करते हैं। राज मुकुट एवं अंतरपुर का छिद्र प्रथम नाट्य कृति में पन्नाधाय के बलिदान की गाथा है, तथा अंतरपुर का छिद्र में राजा उदयन की दो रानियों पद्मावती एवं मागंधी के संघर्ष षड्यंत्र की गाथा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों में नारी के अंतर्मन को उजागर किया गया है। अंतरपुर का छिद्र कि राजमहलों में क्या क्या होता था, दो दो रानियाँ थी, उनके आपस की क्या रंजिशें थी और किस प्रकार से उन रंगमहलों में क्या होता था, वहाँ की ज़िंदगी क्या थी, उन सारी चीज़ों को भी बताने का प्रयास किया है। फिर उपेंद्र नाथ अश का नाम सुना ही होगा आपने, महत्वपूर्ण उपन्यासकार भी हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, केट, उड़ान एवं जय पराजय आदि उनके नाटक है। इनमें अंतिम एवं ऐतिहासिक नाटक है पंडावर की राजकुमारी हंसाबाई एवं मेवाड़ के राजकुमार चंड की गाथा। अश्क जी के नाटकों में नारी मनोवृत्ति का यथार्थ निरूपण किया गया है। छठा बेटा 40 में प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें पुत्रों की स्वार्थपरता एवं
का हास्यपूर्ण शैली में चित्रण किया गया है। अंजो दीदी अश्क जी का सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। इसमें नाटककार ने अहंकारवादिता एवं प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया है कि जब इंसान में घमंड हो जाता है और वो अपनी ऑर्थोडॉक्स विचारों से बाहर नहीं आ पाता है, तब उसकी मनस्थिति क्या होती है, वो किस दुनिया में पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नाटक जैसी विधा को हम जितना अधिक समझ सकते हैं, जितना अधिक जानेंगे, हम उतना ही समाज की वास्तविकता को जानेंगे। क्योंकि इसमें ब्रेथ से लेकर तमाम नाटककार, वेस्टर्न शेक्सपियर का नाम आप याद कीजिए, उन्होंने नाटक को कितना प्रसिद्ध बनाया और नाटक उनके कितने प्रसिद्ध है। लोगों को उनके डायलॉग मुंह पे याद है कि नाम में क्या रखा है, ये शेक्सपियर का डायलॉग है ना। तो उसका इन्फ्लुएंस कितना हो सकता है और कैसे समाज और जीवन की विविधता को प्रभावित करते हैं। तो नाटक जैसी विधा बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। उसमें नाटक के बाद दूसरा कौन सा है, रंगमंच है। रंगमंच को, थिएटर को हम जितना समझेंगे उतना ही हम जीवन को समझेंगे। और थिएटर इंसान को क्या नहीं सिखाता है। बड़े बड़े अभिनेता देखिए, मनोज वाजपेयी से लेकर तमाम लोग थिएटर से आए हैं। अमिताभ जी खुद आए हैं, है ना। और न जाने इतने कितने प्लेबैक में जो कलाकार हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे कई कलाकार हैं, ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो उस दुनिया से आए और आज भी रंगमंच करते हैं और रंगमंच ही उनका पहला प्यार है। तो रंगमंच हमें जीवन के उस विराट पटल से परिचित करवाता है और हम इसको जितना अधिक समझेंगे उतना अच्छा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते लिखते रहिए। और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा मन बढ़ाइए, हमें मोटिवेट कीजिए और सवाल पूछिए। हम और भी बहुत सारी चीज़ों से परिचित करवाएंगे आपको और निरंतर इस क्रम चलता रहेगा। शब्बा खैर।